रविवार का दिन कितना सुकून भरा होता है। ना जल्दी उठने की खिटपिट, न टिफिन तैयार करने का झंझट। रोज 5 बजे उठने वाली रागिनी अभी 8 बजे सोकर उठी और फिर नहा धोकर चाय बनाने लगी। उसका पति सत्येंद्र अब तक सो रहा था। तभी पेपर वाला पेपर फेंक कर गया और सत्येंद्र उठकर बाहर आ, पेपर ले फिर बेड पर लेट गया। यार रागिनी, किधर हो तुम? चाय लाओ ना जल्दी। वो वहीं से चिल्लाया। ला रही हूँ, 2 मिनट तो सब्र करो, रागिनी बोली। पेपर पढ़ते हुए सत्येंद्र बड़बड़ाया। संडे का तो पूरा पेपर विज्ञापनों से ही भरा रहता है। यहाँ सेल, वहाँ सेल, ये कॉन्सर्ट तो ये प्रोग्राम, बस यही खबरें। तभी एक खबर ने उसका ध्यान खींच लिया। ओहो, ये क्या, आज फिर से? वो बोल पड़ा और ध्यान से पूरी खबर पढ़ने लगा। अखबार के फ्रंट पेज पे खबर छपी थी। आज सुबह जंगल के इलाके में फिर लाश पाई गई। ओह, ये हो क्या रहा है हमारे शहर में? सत्येंद्र पेपर पढ़ते हुए बोला। होगा क्या अब और नया, रागिनी चाय लाते हुए बोली। ये तो रोज़ की ही बात हो गई है। इंसान का तो मोल ही नहीं रहा ज़माने में। तभी डोरबेल बज उठी और रागिनी चाय रख दरवाज़ा खोलने गई। देखा तो सत्येंद्र का दोस्त रजत खड़ा था। रागिनी को देखते ही मुस्कुराते हुए हेलो कहा और अंदर आ गया। रागिनी अपनी चाय लेकर अंदर चली गई। जानती थी अब छुट्टी के दिन रजत आया है तो लंच करके ही वापस जाएगा। ओफ, ये काम वाली को भी आज संडे ही छुट्टी रखनी है, पर मुझे नहीं। रागिनी भुनभुनाते हुए फ्रिज खोल दूध निकालने लगी। तभी सत्येंद्र की आवाज़ आई। जल्दी से रजत के लिए भी चाय ले आओ, और हाँ, आधा कप मेरे लिए भी और ले आना, थोड़े से पकोड़े भी चटनी के साथ। रागिनी सुनते ही उबल पड़ी। अब पूरी सुबह बस किचन में ही जाएगी। आज शॉपिंग का सोचा था और लंच बाहर होटल में, पर अब तो। रागिनी बुझे मन से चाय पकौड़े लेकर बाहर गई और रखकर आ ही रही थी कि अचानक रजत बोल पड़ा। क्या हुआ भाभी, आज तबीयत कुछ नासाज लग रही है आपकी। रागिनी यूं ही झूठी हंसी हंसते हुए बोली। नहीं तो, ठीक हूँ मैं तो, रजत ने खड़े होते हुए कहा। आपकी आंखें देखकर ही समझ रहा हूँ कि आपको आज आराम की ज़रूरत है। ओह, इतनी गहराई से समझ जाते हो तुम रागिनी के आंखों की भाषा, सत्येंद्र ने व्यंग्य से कहा। रागिनी ने घूरकर पति को देखा और अंदर जाने लगी कि रजत ने अपनी पॉकेट से 3 पास निकाले और कहा, ये देखिए, महफिले गज़ल के पास, साथ में अनलिमिटेड डिनर और ड्रिंक्स। सत्येंद्र ने चहकते हुए पास उठा लिए। वाओ, फिरदौसली, रागिनी तो फैन है इनकी। रागिनी भी खुश हो देखने लगी और फिर अचानक बोली, पर ये तो बहुत ही महंगे पास हैं, इतना पैसा एक शाम के लिए। रजत ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। तो क्या आप सिर्फ सस्ती चीज़ों की शौकीन हैं? सत्येंद्र हंसते हुए बोला। रागिनी, अब तो चलना ही पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा मेरा दोस्त। रागिनी ओके बोल अंदर चली गई और लंच की तैयारी करने लगी। तभी डोरबेल बज उठी। ओफो, अब कौन आ गया? वो जा ही रही थी कि हॉल गूंज उठा ठहाकों से। सत्येंद्र ने दरवाज़ा खोल दिया था और उसका क्लासमेट यश पिज्ज़ा लिए खड़ा था। हेलो सर, डिलीवरी बॉय की तरह वो झुककर ज्यों ही बोला। सत्येंद्र और रजत हंस पड़े। चल ड्रामेबाज, तू ने कभी नहीं सुधरेगा। वे सब हंस पड़े। रागिनी ने आकर यश को हेलो किया तो यश बोल पड़ा। हेलो भाभी, लीजिए, ये पिज्ज़ा हम सबके लंच के लिए सफिशिएंट होगा, आपको और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। रागिनी ने पिज़्ज़ा लेते हुए कहा। थैंक यू, पर क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ कि आप अपने संग लंच लेकर आए हैं? सत्येंद्र बोला। अब हर कोई मेरी तरह तो नहीं होता ना, कुछ भी खाकर जीने वाला। रजत ने घूरकर उसे देखते हुए कहा। देखो, तुम इन्हें क्यों व्यर्थ बदनाम कर रहे हो? इनके जैसे खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया अब तक। ओह, मस्का मत लगाइए भाभी पे, अभी पिज़्ज़ा पर लगाकर खा लेना, यश मजाक करते हुए बोला। ओके ओके, अब प्लीज़ कोई नहीं कुछ बोलेगा, रागिनी बोली। अरे हाँ, शाम को आज हम सब किसी बड़े होटल में चलते हैं, यश बोला। सत्येंद्र ने हंसते हुए कहा। प्लान तो फिक्स भी हो गया है, गज़ल नाइट का, डिनर भी वहीं। यश ताली बजाते हुए बोला। गुड, मज़ा आ जाएगा। रजत ने सीरियस होते हुए कहा। देखो,
पर हमारे पास सिर्फ 3 पास हैं। सॉरी, यश ने तेजी से कहा। देखो, मैं तो जाऊंगा ही, अब तुम में से कौन नहीं जाएगा ये देख लो। रागिनी बोली, मैं नहीं जाऊंगी। सत्येंद्र एकदम उखड़ गया। क्या? ये क्या बकवास है? अरे तुम्हें पसंद है इसलिए तो रजत पास लेकर आया है। यश बोला, तो ऐसा कर, तू मत चल, तू तो वैसे भी गज़ल से बोर हो जाता है। सत्येंद्र ने उसे जलती नज़रों से देखा और फिर चुपचाप मोबाइल निकाल कर देखने लगा। ओ बाप रे बाप, इतना गुस्सा? यश बोला, देख मेरे पास वीआईपी पास है उस प्रोग्राम का। मैं तो बस तेरी परीक्षा ले रहा था और तू फेल हो गया इसमें। मैं और फेल? नामुमकिन। सत्येंद्र जोर से बोला। मैं तो सिर्फ गुस्से का नाटक कर रहा था। मुझे पता था कि तू मुझे उकसाने के लिए ही ऐसा बोल रहा है। ओहो, अब बस भी करिए ये सब ड्रामेबाजी। रागिनी पिज़्ज़ा टेबल पर रखते हुए बोली। वाओ, बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये तो। यश ने एक बड़ा टुकड़ा खाते हुए बोला। रजत ने अपनी प्लेट सरकाते हुए कहा, सॉरी बट मुझे पिज़्ज़ा नहीं पसंद। सत्येंद्र ने हंसते हुए कहा, पिज़्ज़ा नहीं पसंद या पिज़्ज़ा लेकर आने वाला यश नहीं पसंद है? यश ने घूरते हुए रजत से कहा, क्यों भाई, क्या मैंने आपकी मुर्गी चुरा ली है जो मुझे पसंद नहीं करते? रागिनी ने रजत के प्लेट पर सॉस डालते हुए कहा, लीजिए, अब आपको टेस्टी लगेगा। ओके, अब आपकी बात तो रखनी ही होगी। कहते हुए रजत ने पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा मुंह में रखा। रागिनी सबके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई थी। सब मस्ती से बातें करने में लग गए। इतने में डोरबेल बज उठी। ओफो, अब कौन? सोचते हुए रागिनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक युवती खड़ी थी, ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहने। उस युवती को रागिनी अभी निहार ही रही थी कि पीछे से सत्येंद्र आकर बोला, ओह वेलकम शीना, आओ आओ। अरे रागिनी, यूँ स्टैचू क्यों बन गई? रागिनी एकदम झेंपते हुए मुस्कुराई। ओह आइए आइए। शीना ने जैसे ही हॉल एंटर किया, पूरा हॉल खुशबू से महक उठा। वाह क्या बात है! रजत और यश एक साथ बोल पड़े। सत्येंद्र ने सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये शीना है, इसी मंथ न्यूयॉर्क से मुंबई आई है, हमारी कंपनी में ही काम करती है। शीना ने बड़ी नज़ाकत से सबको हेलो बोला और बैठ गई। फिर रागिनी को देखते हुए बोली, सॉरी मैं यूँ अचानक ही बिना इन्फॉर्म किए आपके घर चली आई। ओह शीना, प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल, सत्येंद्र ने हंसते हुए कहा और अपनी प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। रागिनी का मुंह एकदम लाल हो गया। किसी तरह बोली, मैं शीना के लिए दूसरी प्लेट ले आती हूँ। सत्येंद्र ने मना करते हुए कहा, अरे क्यों तकलीफ़ कर रही हो, इसमें से खा लेगी वो। रजत और यश ने एक दूसरे को देख अर्थपूर्ण इशारा किया। फिर रागिनी को सिंपैथी देते हुए बोले, आप भी आइए ना अपनी प्लेट लेकर। ओह माफ़ कीजिए, रागिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, पर अभी मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी, और वो अंदर चली गई। शीना ने अभी एक पीस ही खाया था कि अचानक ही उसका मन अजीब सा होने लगा। उफ, ये कैसा, ये क्या हो रहा है मुझे, कहती हुई वो सोफे पर ही लुढ़क गई। सत्येंद्र ने उसे सहारा देते हुए पानी पिलाने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो घबराकर रागिनी को पुकारने लगा, जल्दी आओ, देखो शीना को क्या हो गया। रागिनी दौड़ती हुई आई और शीना को यूं बेसुध देख वो घबरा गई। अरे ये क्या हो गया? रजत ने डॉक्टर बुलाने को कहा और फिर वो पानी के छींटे शीना के चेहरे पर डालने लगा। उठो। तभी यश ने उठकर शीना को हिलाया डुलाया और फिर नब्ज देखकर सहमे स्वर में कहा, ओ माय गॉड, ये तो मर चुकी है। ये क्या हो गया? शीना कैसे मर गई? सब यूं स्तब्ध खड़े रह गए, मानो उनमें जान ही नहीं हो। अभी कुछ देर पहले जो शीना हंसी मजाक करती पिज्ज़ा खा रही थी, वो अचानक यूं कैसे? सबके दिल में ये सवाल गूंज रहा था। रजत ने धीमे से पूछा, तुमने ठीक से देखा तो है ना कि नब्ज नहीं चल रही है? यश ने चिढ़े स्वर में कहा, तो तुम खुद ही चेक क्यों नहीं कर लेते? सत्येंद्र चीखा, प्लीज़ स्टॉप इट। रागिनी तो एकदम रुआंसी हो आई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये इस तरह अचानक शीना और वो फूट फूट कर रो पड़ी।
सत्येंद्र ठहाके लगाता हुआ जोर जोर से हंसने लगा। रागिनी रोना भूल उसे अकचकचाई दृष्टि से देखने लगी। फिर किसी तरह बोली, यूं हंस क्यों रहे हो आप? रजत बोला, लगता है ये पगला गया है सदमे से। तभी सत्येंद्र ने यश को गले लगाते हुए कहा, वाह मज़ा आ गया सच में, क्या मूर्ख बने ये लोग, गजब। फिर शीना के कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, क्या एक्टिंग की शीना तुमने? रागिनी का चेहरा तो देखो ज़रा। रागिनी और रजत अब भी हक्के बक्के से देख रहे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यश जोर से हंसता हुआ बोला, अरे ये सब एक प्लान था तुम दोनों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। सत्येंद्र ने ही शीना को यहाँ बुलाया था कि आज संडे की सुबह तुम लोगों को मूर्ख बनाया जा सके। सत्येंद्र ने शीना से कहा, कम ऑन बेबी, अब नाटक बहुत हो गया, चलो अपना पिज़्ज़ा खाते हैं। पर शीना में कोई हरकत नहीं हुई तो सत्येंद्र ने आवेश में उसे ज़ोर से हिलाना चाहा, पर हाथ पकड़ते ही वो घबरा गया। ओह ये क्या! वो वहीं ज़मीन पर संज्ञा शून्य हो बैठ गया। यश ने चौंकते हुए शीना को कंधे से पकड़कर उठाने की कोशिश की, पर स्पर्श करते ही वो भी भय के मारे सफ़ेद पड़ गया। शीना की सांसें सचमुच थम चुकी थी, वो मर चुकी थी। रागिनी अब गुस्से से आग बबूला हो गई। बंद करो ये सब तमाशा अब, क्या मजाक लगा रखा है तुमने? और वो पैर पटकती अंदर चली गई। रजत भी जलती नज़र डालकर बोला, अब अपनी इस गुड़िया को उठाने को बोलो और दफ़ा करो यहाँ से। शर्म न आई ऐसा मजाक करते हुए? सत्येंद्र किसी तरह उठा और सोफे का सहारा लेते हुए बोला, यार ये मजाक नहीं, अब हकीकत बन चुका है। शीना सच ही मर चुकी है। रजत चीख पड़ा, बस बस करो अब, बहुत हो गई नौटंकी। यश हाथ जोड़कर बोला, सच बड़ी गलती हो गई हमसे जो ये मजाक करने की सोची। पर सच्चाई यही है कि शीना अब जिंदा नहीं है। सत्येंद्र तो यूं बुत बना बैठा था मानो उसकी ही सांसें ना चल रही हों। फिर एकदम से शीना को जोर लगाकर उठाने की कोशिश करने लगा, उठो प्लीज़, कम ऑन, गेट अप बेबी। पर शीना के निश्चल शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। इतने में शीना के बैग में रखा मोबाइल बज उठा। सब ऐसे चौंक गए जैसे सांप देख लिया हो। दूसरी बार रिंग फिर बजने लगी तो रजत ने हिम्मत करके मोबाइल निकाला बैग से और कॉल रिसीव किया। हेलो बोलते ही उधर से आवाज़ आई, कौन? ये शीना का नंबर है ना, आप कौन बोल रहे हैं? शीना किधर है? रजत ने बड़ी मुश्किल से पूछा। जी आप कौन? वरुण बोल रहा हूँ मैं, शीना का मंगेतर, उधर से तेश में कहा गया। आखिर शीना है कहाँ? उसके मोबाइल पर आप क्यों बोल रहे हैं? रजत ने कहा, जी वो हमारे मित्र के घर आज पूजा है, हम सब यहीं आए हैं। शीना जी अभी पूजा में व्यस्त हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कॉल रिसीव करने के लिए। ओ, वरुण ने कहा, ओके, आप उसे कह देना कि मैं आज शाम 7 बजे उसका कैफ़े कॉफ़ी डे में इंतज़ार करूँगा। ओके। रजत ने ओके कहकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। ओ, उसने एक लंबी सांस छोड़ी और मोबाइल पर्स में रख दिया। अब क्या करें? वो बड़बड़ाया, कहाँ से गले आ पड़ी। सत्येंद्र बोला, तो बताना क्या करें हम अब? ये सब प्लान तो तेरा ही था ना आखिर। सत्येंद्र ने कहा, ओह गॉड, अब क्या करें हम? ये मुसीबत बैठे बिठाए तुम्हारी ही बुलाई है, ये मुसीबत तो। रजत ने चिढ़कर कहा। यश ने सोचते हुए कहा, देखो अब जो भी करना है जल्दी सोचो, एक लाश है साथ में, ये बात ही जान निकाल रही है मेरी। ओह गॉड, यश गुस्से में चिल्लाया, ओह अब ये मेरा प्लान हो गया। भूल मत कि तूने ही कहा था रागिनी और रजत को मूर्ख बनाना है। रजत ने घूरते हुए कहा, कहीं तुमने ही तो नहीं खिला दिया कुछ शीना को? अपनी प्लेट में से ही खाने के पीछे लगे थे ना उसके तुम। ओ माय गॉड। अचानक ही यश जोर से चीखा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहे हो? रजत ने उसकी ओर देखते हुए बोला। यश ने सत्येंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शीना बेचारी तेरी प्लेट से खाने के कारण मर गई, मतलब कि जहर था तेरी प्लेट के खाने में। ओ, सत्येंद्र का तो मानो खून सूख गया ये सुनकर। तभी रजत ने यश को देखकर कहा, वो पिज्ज़ा तो तू ही लेकर आया था। सत्येंद्र ने सहवी आवाज़ में कहा, तो क्या तू मुझे मारना चाहते थे? पर क्यों यश? पागल मत बनो सत्येंद्र, यश ने समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूँगा?
और मैंने तो पिज्ज़ा लाया था, वो तो हम सब ने शेयर किया। फिर मुझे कैसे पता होता कि तुम्हें कौन सा पीस देने वाली है तुम्हारी वाइफ? तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि रागिनी मुझे मारना चाहती है? सत्येंद्र ने भयभीत होते हुए कहा। पागल जैसी बातें ना करो सत्येंद्र, रजत बोला। रागिनी भाभी तुम्हें क्यों मारना चाहेगी? अब ये तो रागिनी जी से ही पूछना पड़ेगा, यश ने कहा और रागिनी को आवाज़ लगाई। भाभी यहाँ आइए प्लीज़। रागिनी ना आई। अब सत्येंद्र जोर से चीखा, रागिनी अभी बाहर आओ। बेडरूम का दरवाज़ा खुला और रागिनी बाहर आई। क्यों, अभी कुछ कसर बाकी है? शीना गई नहीं अब तक यहाँ से? रजत ने पास आकर धीमे स्वर में कहा। भाभी शीना सच में ही मर चुकी है क्या? ये क्या बोल रहे हो? रागिनी डर से कांपने लगी। हाँ, सत्येंद्र जोर से बोला। जो जहर तुमने मेरे पिज्ज़ा में डाला था वो दुर्भाग्य से शीना ने खा लिया। रागिनी एकदम चीख पड़ी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों जहर डालूंगी? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, कोई साइको किलर नहीं हूँ। रजत ने बीच में ही कहा। देखो सत्येंद्र, ये समय इन बातों का नहीं। ये सोचो कि इस लाश का क्या करें हम। शीना के मोबाइल से पुलिस ट्रेस कर लेगी कि वो लाश कहाँ थी और वो उसका मंगेतर वरुण। अगर 7 बजे शीना कैफ़े ना पहुंची तो वो आ जाएगा उसे ढूंढते हुए। हे भगवान सत्येंद्र, अब हम क्या करें? रागिनी रोते हुए बोली। मैं फांसी नहीं चढ़ना चाहती, पुलिस तो मुझे ही पकड़ेगी। रजत ने तुरंत कहा। नहीं, ये पिज्ज़ा यश लाया था, वही जिम्मेदार है इसके लिए। ओह, तो तुम कैसे जिंदा हो फिर अब तक? यश ने चिढ़ते हुए कहा। तुमने भी तो खाया है ना वो पिज्ज़ा? पर टॉपिंग्स नहीं खाए मैंने, रजत ने जोर देकर कहा। मैंने सिर्फ एक टुकड़ा टॉपिंग हटा के खाया था और शीना ने टॉपिंग्स ही खाई थी। ओह, अब ये दोष लगाना बंद करो एक दूसरे पर, सत्येंद्र बोला। हमें ये लाश जल्दी ही ठिकाने लगानी होगी, पर कैसे? कैसे करेंगे हम? रजत ने कहा। काश आज ना आया होता मैं यहाँ। यश का मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो उसकी बीवी रेनू का कॉल था। उसने धीरे से हेलो कहा तो उधर से रेनू बोली। यश किधर हो तुम? अब तक आए नहीं घर। मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अभी मार्केट जाना है हमें, भूल गए क्या? यश बोला। नहीं नहीं डियर, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। रेनू बोली। नहीं, अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, मैं ही आ रही हूँ तुम्हारे पास। सत्येंद्र जी के घर हो ना तुम? यश हैरानी से बोला। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सत्येंद्र के पास हूँ? तो क्या तुम ना बताओगे तो पता नहीं चलेगा मुझे? रेनू हंसते हुए बोली। मत भूलो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ। संडे की सुबह वहीं जाते हो तुम। अभी 10 मिनट में पहुँच रही हूँ मैं, कहकर रेनू ने कॉल कट कर दी। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? यश ने सहमते हुए कहा। रेनू यहाँ आ रही है अभी। क्या? तुमने मना क्यों नहीं किया उससे? अब तो गए हम, सत्येंद्र बोला। सोफे पर पड़ी शीना की लाश और घर आने वाली थी रेनू। हॉल में सन्नाटा पसर गया। सबके चेहरे पर मानो किसी ने स्याही पोत दी हो। एकदम मुर्दनी सी छा गई। इतने में यश ने कहा। देखो, अगर रेनू ने यहाँ आकर शीना को इस तरह देखा तो फिर हमें पुलिस के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकेगा। तो क्या करें हम? रजत ने कहा। कोई जादू तो आता नहीं कि ये सब गायब कर दें हवा में। यश ने गुस्से से कहा। वाट नॉनसेंस, प्लीज़ बी सीरियस, रागिनी ने सोचते हुए बोली। क्यों ना हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, आखिर हमने तो मारा नहीं है इसे। पागल मत बनो, सत्येंद्र जी का। ये प्रूव करने में हम कभी सफल नहीं होंगे। पुलिस सीधे हमें जेल में डाल देगी। रजत ने धीमे स्वर में कहा। अभी तो मुझे एक ही रास्ता नज़र आ रहा है। क्या? क्या रास्ता दिख रहा है बताओ, सत्येंद्र ने उत्तेजित स्वर में कहा। रजत बोला। यही कि सबसे पहले हमें ये लाश यहाँ से हटानी होगी और शीना का मोबाइल भी। लेकिन कैसे और कहाँ? रागिनी ने रोते हुए कहा। फिलहाल तो जल्दी से बाथरूम में रखाते हैं, फिर रेनू के जाते ही कार की डिक्की में रखकर चुपचाप किसी सुनसान जगह पर छोड़ आएंगे, रजत ने समझाया। यश ने तुरंत कहा। पर मुझे रेनू के साथ जाना पड़ेगा, इसलिए जो भी करना है तुम दोनों को ही करना होगा। वाह, बहुत खूब, सत्येंद्र बोला। इस तरह मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते तुम।
रजत भी बोल पड़ा, मत भूलो कि वो मनहूस पिज्ज़ा तुम ही लेकर आए थे, मशरूम टॉपिंग्स वाला। रागिनी भी बोली, प्लीज़ यश, यूँ ना जाओ हम सबको मंझधार में छोड़कर। रेनू को कुछ भी बहाना कर दो। ओह गॉड, आज क्यों चला आया मैं पिज़्ज़ा लेकर यहाँ। यश बाल नोचते हुए बोला, चलो अब जल्दी उठाओ इसे। रजत ने सोफे की ओर बढ़ते हुए कहा। फिर सबने शीना को किसी तरह उठाया और वॉशरूम में रख आए। फिर वहाँ का डोर अच्छे से बंद कर हॉल की तरफ आ ही रहे थे कि डोरबेल बज उठी। ओह पक्का रेनू ही है, कहता हुआ यश दरवाज़ा खोलने लगा। सामने रेनू ही खड़ी थी। यश को देखते ही प्यार से बोली, ओह डियर, अब तक क्या कर रहे हो यहाँ। यश बोला, कुछ नहीं, बस बातें करते करते टाइम का पता नहीं चला, मैं बस आने ही वाला था। रेनू हंसते हुए कहने लगी, ओह जनाब, अब आपको मेरे साथ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी एक पुरानी सहेली के साथ लंच पर जा रही हूँ। 5 साल बाद आई है वो कल ही। सबने यूं सांस ली, ये सुनते ही मानो रेनू ने उनकी सारी समस्या ही ख़त्म कर दी हो। ओके बेबी, जैसा तुम कहो, यश बोला। तभी रेनू आगे बढ़कर रागिनी के पास आई और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुनते ही रागिनी को चक्कर ही आ गया। क्या क्या वॉशरूम जाना है तुम्हें? वो ज़ोर से बोल पड़ी। रेनू अकचकाई सी बोली, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? यश जल्दी से बात संभालते हुए बोला, अरे बेबी, इनके वॉशरूम में एक सांप घुस आया है, पता नहीं कहाँ से, इसीलिए तो हम उसे कैसे निकालें ये सोचते बैठे थे। ओह गॉड, रेनू चिल्लाई, सांप? बाप रे, मैं तो चली यहाँ से। यूँ नो, मुझे सांप से बहुत ही डर लगता है। यश ने मन में कहा, जानता हूँ मैं, इसीलिए तो सांप का नाम लिया। फिर प्रत्यक्ष में बोला, ओके ओके बेबी, तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद घर चला जाऊंगा। रेनू पलक झपकते ही घर के बाहर चली गई और सबने यूं महसूस किया कि वो रुई की तरह हल्के उठे हैं। ओ, जान में जान आई। रागिनी सोफे पर बैठती हुई बोली और तभी फौरन उठ खड़ी हुई। सत्येंद्र ने पूछा, क्या हुआ, यूं एकदम से खड़ी क्यों हो गई तुम? रागिनी बोली, इसी सोफे पर तो अभी शीना और आगे ने बोल सकी। वो रोने लगी। ओफ, इसे तो जल्दी ही ठिकाने लगाना होगा, सत्येंद्र चिंतित स्वर में बोला। रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, चलो वॉशरूम से चादर में लपेटकर शीना की बॉडी को गाड़ी की डिक्की में रख देते हैं और सुनसान इलाके में जाकर फेंक आते हैं। यश बोला, चलो जल्दी करो, नहीं तो फिर कोई आ न जाए। सत्येंद्र ने बेडरूम से बड़ी सी चादर लाया और फिर जल्दी ही शीना की बॉडी को उसमें लपेटकर गाड़ी की डिक्की में रख दिया। फिर रजत ड्राइविंग सीट पर बैठा और सत्येंद्र उसकी बगल में बैठ गया। यश ने शीना का बैग एक बड़े बैग में भरकर अपने पास रखा और पिछली सीट पर जा बैठा। कार अभी स्टार्ट हुई ही थी कि रागिनी दौड़ती हुई आई। प्लीज़ मैं भी साथ चलूँगी, वो बोली, मैं अकेली यहाँ नहीं रुकने वाली। यश ने पिछला दरवाज़ा खोला और वो पीछे बैठ गई। जल्दी ही गाड़ी शहर के बाहरी सुनसान इलाके में पहुँच गई और एक जगह झाड़ियों का झुरमुट देख रजत ने वहाँ गाड़ी रोक दी। चलो अब जल्दी से डिक्की से बॉडी निकाल कर झाड़ियों के पीछे रखाते हैं, सत्येंद्र बोला। अभी दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। रागिनी गाड़ी में ही बैठी रही और आंखें बंद किए इस अनहोनी पर विचार करती रही। तब तक सत्येंद्र, यश और रजत शीना की बॉडी को झाड़ियों के झुरमुट के पीछे रखाए। उसका बैग भी उन्होंने वहीं फेंक दिया और फिर तेज़ी से गाड़ी में बैठकर वापस चल पड़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि रेनू का कॉल आया। यश ने धीरे से हेलो कहा।
क्या हुआ रेनू, क्या बात है? रेनू चिल्लाते हुए बोली। कमाल है, मेरी सहेली की तबीयत अचानक ही ख़राब होने से लंच कैंसिल हो गया। अब मैं तुम्हें लेने आई सत्येंद्र जी के यहाँ, तो यहाँ भी लॉक लगा है। तुम हो किधर आखिर? यश ने घबराते हुए स्वर में किसी तरह कहा। वो रागिनी भाभी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी एकदम से, तो हमें डॉक्टर के यहाँ आना पड़ा। बस अब हम कुछ देर में पहुँचने वाले हैं घर। ओके, रेनी बोली। मैं अपने घर जा रही हूँ अब, तुम भी जल्दी आ जाना। ओके डियर, कहकर यश ने कॉल कट की और पसीना पोंछने लगा। रयत बोला, ऐसी कार में इतना पसीना? पागल आदमी, यश चिल्लाया। अभी रेनू को शक हो जाता कुछ तो फिर काम तमाम। भूलो मत, वो पुलिस ऑफिसर की बेटी है। ओके, बट अब जल्दी चलो घर, रागिनी बोली और वो सर थाम के सीट पर झुक गई। जल्दी ही सत्येंद्र का घर आ गया और सब उतर पड़े। यश बोला, मैं तो चला यारो अब घर अपने, नहीं तो रेनू मार ही डालेगी मुझे। ओके, सत्येंद्र ने कहा, पर ना, प्लीज़ बी अलर्ट, कुछ भी पता ना चले रेनू को। ओह डोंट वरी, मैं संभाल लूँगा सब, यश बोला और चल दिया वहाँ से। रैयत ने भी गाड़ी में बैठते हुए कहा, अब मैं भी चलूँ यार, नहा धोकर फिर शाम को आता हूँ। सत्येंद्र बोला, आ जाओ शाम को, पर अब कहीं भी जाने का प्लान कैंसिल। वो महफिले गज़ल सब गया भाड़ में, ये तो गलत बात है। रैयत प्रतिवाद करता हुआ बोला, अरे हम वहाँ जाएंगे तो ये सब घटना भूलने में मदद होगी, घर में रहकर तो और ख़राब होगा। सत्येंद्र ने कुछ सोचकर हामी भरते हुए कहा, ओके, फिर आओ शाम को 6 बजे। रागिनी ने जैसे ही हॉल में प्रवेश किया, टेबल पर पड़ा पिज्ज़ा और अस्त व्यस्त सोफ़ा उसे शीना की याद दिलाने लगा। वो सुबकती हुई बेडरूम में चली गई। सत्येंद्र जब घर का दरवाज़ा बंद करके हॉल में आया तो रागिनी को आवाज़ देने लगा, रागिनी, ये सब साफ करो जल्दी यहाँ से। रागिनी रोते हुए आकर बोली, मुझसे तो ना होगा सत्येंद्र, मैं तो वॉशरूम में भी नहीं जा पा रही हूँ नहाने। ओके डियर, प्लीज़ डोंट क्राई, मैं करता हूँ सब साफ। और हिम्मत से काम लो प्लीज़, जाओ जल्दी नहा लो तुम। रागिनी नहाने चली गई और सत्येंद्र साफ सफाई में लग गया। फिर सब समेटकर डस्टबिन में डालकर वो बेडरूम में आया। तब तक रागिनी नहा चुकी थी और अब थोड़ी संभली हुई लग रही थी। मैं सत्येंद्र वॉशरूम में घुसता हुआ बोला, अब मैं भी आता हूँ जल्दी से नहाकर। रागिनी ने अगरबत्तियाँ जलाई और पूरे घर में जगह जगह लगा दी। इतने में डोरबेल बजी। रागिनी डर गई, फिर हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो देखा एक बड़ा लिफाफा पड़ा था। वो उसे लिए हुए अंदर आई और सत्येंद्र को आवाज़ देकर बुलाने लगी, सत्येंद्र जल्दी आओ प्लीज़, ये एक लिफाफा आया है। सत्येंद्र जल्दी से टॉवल में ही लपक कर आया। क्या हुआ रागिनी, कौन सा लिफाफा है? रागिनी ने लिफाफा दिया और सहमी नज़रों से देखने लगी। सत्येंद्र ने जैसे ही लिफाफा खोला, उसमें से कई फोटोग्राफ निकलकर फर्श पर गिर पड़े। रागिनी ने उन्हें उठाकर देखा तो बुरी तरह चीख पड़ी। ये फोटोज शीना के थे, सोफे पर लुढ़के हुए। किसने भेजे थे ये फ़ोटोज़? क्या और किसी को भी पता चल गया था शीना की मौत का? रागिनी तो घबराहट से पत्ते की तरह कांपने लगी। उसके मुंह से कुछ बोल नहीं फूट रहे थे। सत्येंद्र की हालत भी ऐसी ही हो रही थी, पर उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो पिक्स लिफाफे में बंद कर ड्रॉअर में डाले। फिर मोबाइल उठा रजत को कॉल करने लगा। हेलो रजत, वो घबराए स्वर में बोला। रजत ने तुरंत पूछा, क्या हुआ दोस्त, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह घबराए हुए क्यों हो? सत्येंद्र बोला, बस तुम जल्दी यहाँ पहुँचो, और कॉल कट कर दी।
फिर यश को भी कॉल कर तुरंत घर बुलाया और सोफे पर लेटकर हालात का जायजा लेने लगा। जल्द ही यश और रजत हड़बड़ाए हुए सत्येंद्र के घर पहुंचे। क्या हुआ, इस तरह अचानक क्यों बुलाया? सत्येंद्र ने बिना कुछ कहे ड्रॉअर से लिफाफा निकालकर थमा दिया उनको। ओह माय गॉड, ये पिक्स किसने खींच ली और कब? दोनों ही चीख पड़े। रागिनी रोते हुए बोली, पता नहीं किस कमबख्त ने ये पिक्स क्लिक की, पर मुझे तो अपनी बर्बादी साफ नज़र आ रही है। प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ रागिनी, सत्येंद्र उसे सांत्वना देते हुए बोला। अभी समय यूँ रोने का नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने का है। रजत ने सोचते हुए कहा, हमें पहले तो यही पता करना होगा कि आखिर ये सब पिक्स किसने क्लिक की और उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य? यश जोर से बोला। पैसे ऐंठना चाहता है वो, और क्या? ब्लैकमेल, ब्लैकमेल। तीनों चिल्ला पड़े। यश ने धीरे से कहा, हाँ लग तो यही रहा है, नहीं तो वो ये पिक्स क्यों क्लिक करता। ओफ, अब क्या करेंगे हम? पुलिस में जाएं? रजत बोला। पुलिस तो सबसे पहले हमें ही कसूरवार मानेगी कि तुमने ही शीना को प्लानिंग करके अपने घर बुलाया और फिर मार दिया। नहीं नहीं, सत्येंद्र तुरंत बोल पड़ा। ओह, तो अब क्या करें? यश बोला। तभी रेनू का कॉल आ गया। यश, तुम एकदम यूं अचानक किधर चले गए? बताया तक नहीं। यश ने आवाज़ में प्यार घोलते हुए कहा। ओ बेबी, वो ना अचानक ही एक कॉल आ गया अर्जेंट। बस अभी कुछ देर में वापस आ रहा हूँ बेबी। इतने में डोरबेल बज उठी। रागिनी यूं सहम गई मानो यमदूत आया हो। सत्येंद्र दरवाज़ा खोलने गया तो देखा वहाँ कोई न था, बस एक लिफाफा पड़ा हुआ था, क्रॉस के निशान वाला। उफ, वो पसीना पसीना हो गया। फिर किसी तरह उसे उठाकर अंदर लाया। पिछले भाग में आपने देखा सत्येंद्र दरवाज़ा खोलने गया तो देखा वहाँ कोई नहीं था, बस एक लिफाफा पड़ा हुआ था, क्रॉस के निशान वाला। उफ, वो पसीना पसीना हो गया। फिर किसी तरह उसे उठाकर अंदर लाया। अब आगे। लिफाफा देखते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए। फिर सत्येंद्र ने ही उसमें रखा लेटर निकाला और धीरे धीरे पढ़ने लगा। हाय, कैसे लगे आप लोगों को मेरे क्लिक किए पिक्चर्स? अच्छे हैं ना? तो इन्हें प्राइज़ मिलना चाहिए ना कुछ। तो आप सब कल रात 11 बजे एक रेड बैग में 11 लाख रुपए भरकर उसी जगह रखाइए जहां शीना को रखाए थे। हा हा हा, चौंक गए ना? जी हुजूर, मेरे पास वहां के पिक्चर्स भी मौजूद हैं। अगर ये सब आप लोगों को चाहिए तो कल रात तक पूरी कीमत रख देना, नहीं तो परसों कीमत डबल हो जाएगी। आपका शुभचिंतक फोटोग्राफर। लेटर सुनते ही सब यूं स्तब्ध रह गए मानो उनमें जान ही नहीं हो। किसी तरह यश बोला, हे भगवान, ये कौन है जो सारे रात जानता है? रजत ने हताशा भरे स्वर में कहा, 11 लाख, वो भी कल रात तक? आज तो संडे है, बैंक भी बंद। यश ने तल्खी से कहा, 11 लाख तो सत्येंद्र ही दे देगा, आखिर इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, और फिर शीना भी इसी की कलीग थी और ये घर भी इसका है। रागिनी गुस्से से चिल्लाई, वाह क्या खूब दोस्ती निभा रहे हैं आप, बहुत अच्छे। सत्येंद्र ने चिढ़कर कहा, देखो यश, इस मुसीबत में हम सब घिरे हुए हैं, भूलो मत कि वो पिज़्ज़ा तुम लेकर आए थे। यश ने अपना सिर पीटते हुए कहा, क्यों लाया मैं भी पिज़्ज़ा, वो भी अपनी पसंद की मशरूम टॉपिंग्स वाला। ना पिज़्ज़ा लाता और ना इस चक्कर में फंसता। रजत ने बीच में ही कहा, और ये प्लानिंग जो मुझे और रागिनी को बेवकूफ़ बनाने की थी, उसमें भी आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। सत्येंद्र ने यश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो अब हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करना है और ये हम सब की जिम्मेदारी है। ओके। यश ने सिर झुकाया और सोफे पर बैठ गया। सब सोचने लगे कि सत्येंद्र का मोबाइल बज उठा। वो चौंक कर देखने लगा, फिर बुदबुदाया, अननोन नंबर, किसका हो सकता है? फिर कॉल रिसीव करते हुए, हेलो, कौन है? कहा कि उधर से रिप्लाई मिला, मैं वरुण बोल रहा हूँ। पहचाना, शीना का मंगेतर। सत्येंद्र के हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। कौन वरुण? मेरा नंबर कैसे मिला आपको? वरुण बोला, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला है, थैंक गॉड कि आपसे बात हो पाई। सत्येंद्र ने पूछा, क्यों, क्या हो गया?
वरुण ने कहा, शीना आज सुबह आपके घर आई थी ना पूजा में, क्या अब तक पूजा खत्म नहीं हुई? उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। अगर वो वहाँ है तो उसे कह दीजिए कि मैं अभी उसी के घर आ रहा हूँ आधे घंटे में। वैसे अगर वो फ्री हो तो मैं शीना से बात कर सकता हूँ। प्लीज़ फ़ोन उसे दीजिए ना। सत्येंद्र के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, आवाज़ मानो गले में ही अटक गई। फिर किसी तरह साहस बटोरकर वो बोला, शीना वो तो कब की यहाँ से चली गई है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरे यहाँ आई थी? वरुण ने कहा, शीना ने ही सुबह मैसेज किया था कि सत्येंद्र जी के यहाँ ज़रूरी काम से जा रही हूँ, और फिर जब उसके मोबाइल पर कॉल किया तो आपके दोस्त ने ही बताया था ना कि वो पूजा में लगी हुई है। ओके ओके, बट वो तो कब से चली गई है? कहते हुए सत्येंद्र ने कॉल कट की और सिर थाम लिया। रागिनी ने जैसे ही उसे पुकारा वो एकदम से उबल पड़ा। बस अब तो हो गया कल्याण। वरुण को पता है कि वो सुबह मेरे घर आई थी, उसने खुद मैसेज किया था, और अब तो वरुण को मेरा नंबर तक पता है। ओह गॉड, ये क्या बोल रहे हो तुम? रागिनी चीख पड़ी। वही जो सच है, सत्येंद्र ने कहा और उठ खड़ा हुआ। बस अब बहुत हुआ, मैं अब जा रहा हूँ पुलिस के पास सब सच बताने। पागल तो नहीं हो गए तुम? रजत चिल्लाया। क्या तुम अकेले फंसोगे? अरे हम सब भी अंदर जाएंगे, खून के इल्ज़ाम में नहीं तो गुनाह छुपाने के लिए तो पक्का ही। यश बोला, देख अब वक्त निकल चुका है पुलिस के पास जाने का, अब तो हमें ही रास्ता निकालना पड़ेगा। रागिनी बोली, क्यों ना हम शीना का मोबाइल ऑन करके किसी भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में चुपके से रखाएं, फिर पुलिस को लास्ट लोकेशन में हमारा एड्रेस नहीं मिलेगा। पर पर वो मोबाइल तो हमने शीना के ही साथ उसके बैग में वहीं डाल दिया था, सत्येंद्र ने सोचते हुए कहा। यश उठते हुए बोला, देखो मैं घर जा रहा हूँ अभी, रेनू ने तुरंत बुलाया है, पर जल्द ही आ जाऊँगा वापस। तब तक तुम और रजत जाकर मोबाइल ले आओ, फिर उसे रास्ते में किसी भीड़ वाली जगह पर डाल दो। तो क्या? यश बोला, हम अभी ले आते हैं वापस जाके। तभी रेनू का मैसेज आया, कम सून। वे दोनों पागलों की तरह खोजबीन करने लगे आसपास, पर लाश और बैग तो यूं गायब हो गए थे जैसे गधे के सिर से सींग। रागिनी तुम यहीं रुको, सत्येंद्र ने कहा, हम जल्दी आ जाएंगे। यश के जाते ही राजत और सत्येंद्र गाड़ी में रवाना हो गए। उनका दिल तेजी से धड़क रहे थे, लग रहा था मानो सचमुच किसी का खून करने जा रहे हों। जल्द ही वो उस सुनसान जगह पर पहुंच गए। लपक कर वे दोनों झाड़ियों के झुरमट के पीछे गए, पर ये क्या, वहां तो ना शीना की बॉडी थी न उसका बैग। किधर चली गई यूं लाश? सत्येंद्र का चेहरा यूं लग रहा था मानो किसी भी समय वो फूट फूट कर रो पड़ेगा। रजत भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किए हुए था। उफ, आखिर ये सब क्या और क्यों हो रहा है? तभी यश का कॉल आया, हेलो, तुम लोगों ने मोबाइल ले लिया ना? किसी ने देखा तो नहीं तुम दोनों को? रजत ने घबराए स्वर में कहा, मोबाइल तो तब लाते जब वो वहाँ होता। यश चीखते हुए बोला, क्या मोबाइल नहीं मिला? अरे थोड़ा ध्यान से देखो, वहीं बैग में ही होगा। रजत ने अब चिढ़ते हुए कहा, बैग ही तो नहीं है यहाँ, और ना ही शीना की बॉडी। अब तो यश के होश उड़ गए, उसकी तो जैसे आवाज़ ही गुम हो गई। फिर किसी तरह कहा, ओह गॉड, अब ये क्या हुआ? कौन ले गया बैग और शीना को? रजत बोला, हम सत्येंद्र के घर पहुंच रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ। ओके, यश ने कहा और फिर कॉल कट कर दी। किसी तरह रजत और सत्येंद्र घर पहुंचे तो रागिनी बेचैनी से कंपाउंड में ही घूम रही थी। उनको देखते ही तुरंत पूछने लगी, सब ठीक से हो गया ना? मोबाइल उठाते समय किसी ने देखा तो नहीं? सत्येंद्र बिना बोले अंदर चला दिया और रजत भी खामोशी से उसके पीछे हो लिया। दोनों अंदर जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गए। रागिनी चिढ़ते हुए बोली, यूं मौन क्यों हो गए आखिर दोनों? कुछ बताते क्यों नहीं हो? सत्येंद्र ने रुआंसे स्वर में कहा, बताने जैसा है ही क्या अब? सच में हम तो बुरी तरह फंस चुके हैं इस जाल में। रजत धीमे से बोला, वहाँ ना बैग मिला, ना मोबाइल, ना शीना की लाश, सब गायब। नहीं, ये नहीं हो सकता। रागिनी चीख पड़ी, ऐसे कैसे गायब हो सकती है लाश? वहीं कहीं होगी, कोई जानवर खींच के ले गया होगा आसपास ही। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। रजत जोर देते हुए बोला, और जानवर लाश ले जाता, बैग और मोबाइल नहीं। रागिनी एकदम से कांपने लगी, ओह भगवान, अब तो पक्का हमारी मौत निश्चित है। ये चक्रव्यूह अब जान लेकर ही हमें छोड़ेगा। सत्येंद्र ने रागिनी को धीरज बंधाते हुए कहा, प्लीज़ इस तरह से हिम्मत मत हारो तुम, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे।
तभी यश भी वहाँ आ गया। उसके चेहरे पर भी मुर्दनी छाई हुई थी। उसने कहा, अब क्या सोचा है फिर, क्या करें हम? रजत बोलने ही वाला था कि डोरबेल बज उठी। सब एकदम चौंक पड़े। फिर सत्येंद्र ने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक लड़का जींस टी शर्ट में बाइक की चाबी लिए खड़ा मिला। सत्येंद्र को देखते ही उसने हेलो कहा और बोला, मैं शीना का मंगेतर वरुण। शीना अब तक अपने फ्लैट में नहीं आई है, तो मुझे लगा कि वो आपके घर में ही होगी शायद। सत्येंद्र ने अचकचाते हुए पूछा, पर आपको एड्रेस कैसे मिला मेरा, किसने बताया? वरुण बोला, बताएगा कौन, बड़ी मुश्किल से पता किया, शीना के ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड से। ओह, बट मैंने तो बताया था ना कि शीना को गए यहाँ से बहुत देर हो गई है, वो तो कब की जा चुकी है यहाँ से। तब तक रागिनी भी आ गई वहाँ पर। उसे देखते ही वरुण बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज़? रागिनी एकदम से बोली, ओह प्लीज़ आप अंदर आइए ना। सत्येंद्र भी एकदम झेंप कर कहने लगा, आई एम सॉरी, वो ध्यान नहीं रहा टेंशन में आपको अंदर बुलाने का। वरुण अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। उसे यूं बैठा देख पता नहीं सत्येंद्र क्यों बेचैन सा होने लगा। उसे डर लगने लगा कि कहीं वरुण को कुछ पता तो नहीं चल जाएगा। रागिनी ट्रे में सभी के लिए पानी और शरबत ले आई। सबने गिलास लेकर पीना शुरू किया। तभी एकदम सोफे पर बैठा वरुण उठकर सोफे पर कुछ टटोलने लगा। ओह, ये तो शीना की हेयर क्लिप है, मैंने ही उसे गिफ्ट दिया था ये क्रोकोडाइल क्लिप। रागिनी के हाथ से छलक गया शरबत। मन ही मन वो अपने को कोसने लगी कि क्यों नहीं उसने सोफे को ठीक से चेक किया। फिर किसी तरह बोली, वो शीना ने उतार के रख दिए थे सोफे पर, बाद में न उसे याद रहा ना मुझे। आप जब मिलेंगे उसे तो दे देना। ओह श्योर, वरुण बोला। ओके, फिर मैं चलता हूँ, देखता हूँ जाके उसके फ्लैट पर। कहता हुआ वो उठ खड़ा हुआ जाने के लिए। तभी उसकी मोबाइल रिंग बजने लगी। ओह, शीना का कॉल, वो बोला। ये सुनते ही हॉल में बैठे सबकी जान मानो निकल ही गई। वरुण ने हेलो कहा, लेकिन तभी कॉल कट हो गई। वरुण ने कॉल बैक किया पर नंबर आउट ऑफ कवरेज बताने लगा। ओह गॉड, शीना का मोबाइल तो कवरेज से बाहर बता रहा है। इसका मतलब शायद वो अभी लिफ्ट में होगी अपनी बिल्डिंग के। चलो मैं चलता हूँ, कहकर वरुण चल पड़ा वहाँ से अपनी बाइक पर। उसके जाते ही दरवाज़ा बंद कर रागिनी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी, मानो अब तक उसका दम घुटा जा रहा था। ओफ, ये शीना के मोबाइल से कौन कॉल कर रहा था वरुण को यूं अचानक? यश बोला, मेरी तो बस धड़कनें रुकने ही वाली थी। सत्येंद्र सीने पर हाथ रखते हुए कहने लगा, शाम होने वाली थी। रजत ने कहा, चलो पैसों का इंतज़ाम किया जाए, 11 लाख जुटाने हैं हमें। मेरे घर में अभी तो बस 1 या 1.5 लाख होगा। यश बोला, मेरे घर में 2 लाख हैं, पर वो रेनू ने रखे हैं संभाल कर। अगर मैंने लिए तो वो पूछने लगेगी कि क्या काम आ पड़ा तुम्हें। एटीएम कार्ड से निकालूं तो भी उसके मोबाइल से मैसेज आ जाएगा। जॉइंट अकाउंट है हमारा, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पर मैं फाइनेंशियली तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। ओके ओके, मैं कर लूँगा पैसों का अरेंजमेंट, सत्येंद्र रूखे स्वर में बोला। पर उसे रखने तुम भी चलोगे कल रात? रागिनी रुआंसी होकर बोली। पर वो शीना की लाश कहाँ गई? काश हमें पता होता, रजत ने कहा, पर अफसोस कि हम सिर्फ घर बैठकर अनुमान ही लगा सकते हैं। अचानक कौन ले गया उसे? तभी यश बोल पड़ा, प्लीज़ आप सब बुरा ना मानिए, पर मुझे अब घर जाना होगा, शाम हो गई है और रेनू के साथ गज़ल के प्रोग्राम में जाने का फिक्स है पहले से। अब न गया तो रेनू के सवाल मुझे मार डालेंगे। रजत ने थोड़े तेज में कहा, पास तो हमारे भी है उस प्रोग्राम के, पर समझ नहीं आ रहा कि इतनी दुविधा के बीच गज़ल कैसे सुनी जाए। सत्येंद्र बोला, सॉरी यार रजत, पर सच में किसी प्रोग्राम में ना जाया जाएगा। अभी तो मन में तो बस वही सब घूम रहा है। ओके, यश बोला, इससे पहले कि रेनू यहाँ आ जाए मैं चलता हूँ घर। तभी डोरबेल बजती है। ओह, रेनू आ गई लगता है, कहता हुआ यश दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही वो सामने देखता है वहीं चीख मारकर गिर जाता है। सामने ही चादर में लिपटी शीना की लाश रखी थी। चीख सुनकर सब दौड़े चले आते हैं, पर नज़र सामने पड़ते ही उनके तो दिलों ने मानो धड़कना ही बंद कर दिया। फिर रजत ने किसी तरह साहस बटोरकर सबको सचेत किया, जल्दी जल्दी इसे अंदर छुपाओ, किसी के आने से पहले ही। सब हड़बड़ाए से जल्दी से चादर समेत शीना की लाश उठाकर अंदर वॉशरूम में रख आए। हे भगवान, अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ पड़ी? सत्येंद्र बोला और सिर पकड़कर बैठ गया।
नई मुसीबत किधर है दोस्त, ये तो वही पुरानी है, बस घूम फिर के फिर हमारे ऊपर आ गई। यश भी निराशा भरे स्वर में बोला। और तभी रेणु का मैसेज आया, जल्दी घर पहुंचो यश। यश ने सत्येंद्र को संतावना देते हुए कहा, प्लीज़ अब यूं हिम्मत ना छोड़ो, कुछ ना कुछ रास्ता मिल के रहेगा। मैं घर ज़रूर जा रहा हूँ, पर इस प्रॉब्लम में तुम सबके साथ हूँ। वो घर चल दिया और इधर ये तीनों जी जान लगा के सोचने लगे कि अब शीना की लाश का करें क्या। रजत ने सोचते हुए कहा, अंधेरा हो चुका है, अभी एकदम सही मौका है इसे ठिकाने लगाने के लिए। सत्येंद्र बोला, ओके, बट इस बार इसे दूर सुनसान खाड़ी में फेंक आते हैं। मछलियाँ इसे खा लेंगी और कोई सबूत बाकी न रहेगा। रागिनी चिंतित हो बोल उठी, पर वो वरुण, उसे तो पता है ना शीना यहाँ आई थी। रजत ने धीमे स्वर में कहा, तो हम कह देंगे कि वो यहाँ से दोपहर को ही चली गई थी, अब कहाँ गई हमें क्या पता। सत्येंद्र बोला, चलो अब जल्दी चलते हैं। शीना की लाश को खाड़ी में फेंकने दूर जाना है तो टाइम लग जाएगा। रागिनी उठते हुए बोली, मैं भी चलूँगी, यहाँ नहीं रुकने वाली अकेली। सत्येंद्र एकदम बोल पड़ा, नहीं नहीं, अभी तुम घर पे ही रहो, कभी वरुण वापस आया तो उसे बातों में उलझाए रखना, और हो सकता है उस ब्लैकमेलर का भी कोई लेटर आ जाए, कहीं किसी और के हाथ में पड़ गया तो। रजत सहमति से सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल ठीक, किसी दूसरे ने लेटर देख लिया तो फिर फांसी तो हमारी पक्की। रागिनी एकदम सहम गई और बोली, ओके, पर तुम लोग जल्दी आ जाना प्लीज़। और डियर डोंट वरी, हम बस काम ख़त्म करके तुरंत वापस आ जाएंगे, सत्येंद्र ने कहा और बाहर चल पड़ा। उसने गाड़ी की डिक्की खोली, फिर वापस घर आके रजत की सहायता से शीना की बॉडी उठाई और डिग्गी में रख दी। फिर रागिनी को बाय कर वो दोनों चल पड़े। बाहर रात हो गई थी और अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। सत्येंद्र तेजी से गाड़ी चलाता हुआ खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। पुलिस को देख बीच बीच में पीछे आने वाली गाड़ियों पर भी नजर रख रहा तलाशी ना लें कि कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आखिरकार वो लोग खाड़ी के पास पहुंच ही गए। जल्दी ही शीना की लाश डिक्की से निकाली और चादर सहित उसे खाड़ी के गहरे पानी में फेंक दिया। फिर तुरंत गाड़ी में सवार होकर निकल पड़े वहां से। रात काफ़ी हो चुकी थी। नींद, थकान और परेशानी ने सत्येंद्र और रजत को जकड़ लिया था। रजत बोला, आज तो मैं अब तेरे घर ही रुक जाता हूँ यार, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है मुझे और नींद भी आ रही है, बस जल्दी से घर पहुँचा, नहा धोकर चाय पी के सो जाते हैं। घर आते ही सत्येंद्र ने गाड़ी पार्क की और डोरबेल बजाने को हुआ कि उसने देखा दरवाज़ा बंद नहीं है पूरा। ओह, वो बड़बड़ाया, ये रागिनी भी ना एकदम लापरवाह हो गई है। रजत पीछे आते हुए बोला, हो सकता है वो हमारी राह देख रही हो। दोनों हॉल में आ गए। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। सत्येंद्र ने लाइट ऑन की और रागिनी को आवाज़ देने लगा, रागिनी कहाँ हो तुम। हम घर आ गए पर रागिनी की कोई आवाज़ न आई तो वे दोनों बेडरूम में पहुँचे। देखा तो कोई नहीं था। ओह, ये रागिनी कहाँ चली गई यूँ इस वक्त। सत्येंद्र और रजत ने घर का कोना कोना छान मारा पर रागिनी का कहीं पता तक नहीं चला। ओह गॉड, सत्येंद्र बोला, कहाँ चली गई रागिनी इस वक्त यूँ बिना बताए। रजत ने सोचते हुए कहा, कहीं रागिनी यश के घर तो नहीं चली गई। पर यश और रेणु तो गज़ल की महफिल में जाने वाले थे, वहाँ तो लोक होगा। सत्येंद्र परेशान सा बोला, ठीक है, मैं रागिनी को कॉल करता हूँ। और वो कॉल करने लगा पर नंबर स्विच ऑफ आया तो जल्दी से यश को कॉल किया, हेलो यश, कहाँ हो तुम। रागिनी आई है क्या तुम्हारे घर। यश ने हैरान होते हुए कहा, रागिनी मेरे घर, अरे हम तो गज़ल के प्रोग्राम में आए हैं। किधर चली गई रागिनी भाभी। ओके, मैं ढूंढता हूँ उसे, कहकर सत्येंद्र ने कॉल कट कर दी और वहीं सोफे पर पसर गया। रजत बोला, हमने टेरेस और घर तो देख लिया पर अड़ोस पड़ोस में नहीं, हो सकता है कुछ काम आ गया हो, ज़रा पता करो जाकर। तभी डोरबेल बजती है। दोनों चौंक कर भागते हैं दरवाज़ा खोलने। देखते हैं तो वरुण खड़ा था वहाँ। उन्हें देखते ही बोला, शीना का कहीं कोई पता नहीं चल रहा। मैं सोच रहा हूँ कि अब पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। आप लोगों को कुछ पता चला क्या उसके बारे में। रजत दुखी स्वर में बोला, नहीं, शीना का कोई पता नहीं चल पाया है। और रागिनी अभी कुछ देर पहले पता नहीं किधर चली गई, कहीं नहीं मिल रही वो। रागिनी जी, आपकी वाइफ ना, वरुण ने सत्येंद्र से कहा, वो तो मुझे अभी 1 घंटे पहले हाईवे के पास दिखी थी, शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी। मैंने पूछा भी कि लिफ्ट चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया। ओह गॉड,
सत्येंद्र सर पकड़ते हुए बोला, हाईवे किधर पहुंच गई रागिनी अब? कहाँ गई होगी वो? तभी यश का कॉल आया। क्या हुआ, कुछ पता चला कि नहीं? हम निकल रहे हैं वहीं वापस घर के लिए। सत्येंद्र बोला, ओके, तुम घर पहुंच के कॉल करो। इतने में वरुण ने कहा, चलिए अब हम भी चलते हैं शीना और रागिनी की कंप्लेन लिखवाने। और वो उठ खड़ा हुआ। सत्येंद्र और रजत भी उसके साथ ही चल पड़े। तभी रजत की नज़र टीवी के आगे रखे एक पेपर पर गई, जो बड़े अजीब तरीके से रिमोट के नीचे आधा मुड़ा हुआ रखा था। उसने लपक कर वो पेपर लिया और पढ़ने लगा। वो रागिनी का लेटर था। मैं शीना के फ्लैट पर जा रही हूँ वरुण के साथ। बाकी वो शायद वो जल्दी में लिख ना पाई थी। सत्येंद्र ये लेटर पढ़कर एकदम बौखला सा गया। ओह, ये रागिनी भी ना, क्या कॉल नहीं कर सकती थी वो? फिर मुड़कर वरुण को बोला, क्या हो रहा है ये सब? तुमने रागिनी को शीना के फ्लैट पर क्यों बुलाया था और किधर है वो अभी? वरुण ने हैरानी से कहा, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। मैं भला क्यों बुलाने लगा रागिनी को? रजत ने बीच में बोलते हुए कहा, देखो, अभी चलकर देखना चाहिए शीना के फ्लैट में हमें। हो सकता है रागिनी हो वहाँ। ओके चलो। कहते हुए सत्येंद्र ने बाहर निकल गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़े वो लोग। पीछे पीछे वरुण बाइक से आने लगा। जल्दी ही वे सब शीना के फ्लैट में पहुंच गए। बाहर लॉक लगा था। ये देख वरुण बोला, ओह, अब तक नहीं आई शीना यहाँ। सत्येंद्र ने वरुण से पूछा, क्या तुम्हारे पास यहाँ की चाबी नहीं है? ओह हाँ, चाबी तो है, पर खाली फ्लैट में जाकर क्या करना? सत्येंद्र बोला, चलो खोलो तो सही तुम लोग, हो सकता है कुछ पता चले। वरुण ने लॉक खोला और स्विच ऑन किया। फ्लैट बिल्कुल सुनसान था। तीनों इधर उधर देखने लगे। तभी सत्येंद्र की निगाह अंदर रूम में गई। वो चीखते हुए दौड़ा। अंदर बेड पर रागिनी की लाश पड़ी थी। गले में पड़ी रस्सी बता रही थी कि बड़ी ही बेदर्दी से उसे गला घोंट कर मारा गया है। सत्येंद्र बेतहाशा रोने लगा। रजत ने कहा, संभालो अपने आप को तुम, पता नहीं क्या हो रहा है ये। वरुण बोला, मुझे शीना की बड़ी चिंता सता रही है अब, पता नहीं वो कहाँ है अब तक। तभी रजत ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। सत्येंद्र तो अपने होश ही गंवा चुका था। यूँ रागिनी की लाश देखकर उसे तो पता तब चला जब पुलिस फ्लैट में आ गई और मुस्तैदी से छानबीन में जुट गई। पुलिस ने फ्लैट सील करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फिर रजत और वरुण से बयान लेने लगी। रजत ने बताया कि रागिनी शाम से गायब थी। हम उसे खोजते हुए यहाँ आए तो देखा कि रागिनी की लाश बेड पर पड़ी थी। सत्येंद्र तो कुछ भी बोलने की हालत में ही नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे रजत के साथ घर भिजवा दिया। वरुण भी जा रहा था, पर पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए रोक लिया। सत्येंद्र, रजत सब घर पहुंचे तो देखा यश और रेनू चिंतित से खड़े थे। उन्हें देखते ही बोले, रागिनी भाभी का पता चला? सुनते ही सत्येंद्र फिर फूट फूट कर रोने लगा। रजत बोला, रागिनी भाभी तो क्या क्या हुआ रागिनी भाभी को? यश चिल्लाया। रजत ने किसी तरह सब बताया और फिर सब सत्येंद्र को संभालते हुए घर के अंदर लाए। सत्येंद्र की हालत देख रेनू, यश और रजत के भी आंसू बहने लगे। ओफ, इंतहा हो गई मुसीबतों की। किसी तरह रात कटी और सुबह होते ही यश रेनू चाय ले आए अपने घर से। ज़बरदस्ती जिद करके सत्येंद्र को सबने चाय पिलाई और फिर नहाने भेज दिया। रजत भी अपने घर चला गया कि थोड़ी देर में नहा धोकर आता हूँ। यश वहीं बैठा था, सोच रहा था कि आज रात 11 बजे ब्लैकमेलर को पैसे पहुँचाने हैं। पता नहीं क्या होगा कि डोरबेल बज उठी। यश तुरंत दरवाज़ा खोलने गया और देखा तो सामने पुलिस खड़ी थी। ओह, आइए आइए सर, कहते हुए यश उन्हें हॉल में ले आया। तभी सत्येंद्र नहाकर आ गया। अरे पुलिस, क्या कुछ पता चला सर? किसने मेरी वाइफ को? और वो बिलख पड़ा। हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ पता चला गया है सत्येंद्र जी, ऑफिसर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आइए बैठिए ना। यश ने रेनू को चाय लाने का मैसेज किया और सोफे पर बैठ गया। तभी रजत भी आ पहुंचा और पुलिसकर्मियों को देखते ही थोड़ा असहज हो गया। अरे आप लोग सुबह सुबह? जी, हम पुलिस वालों के लिए क्या दिन क्या रात, सब एक जैसे ही हैं, ऑफिसर ने कहा। फिर सत्येंद्र से कहा, एक बात बताइए कि ये शीना के बारे में
रागिनी जी क्या पहले से सब जानती थी? मतलब? रजत ने आश्चर्य से कहा। क्या जानती थी रागिनी भाभी? मैंने और रागिनी भाभी ने कल ही पहली बार शीना को देखा था सर। सत्येंद्र जी, आप कुछ बताएंगे? ऑफिसर ने जोर देते हुए कहा। तभी चाय लिए रेनू आ गई। यश ने सबको चाय दी और फिर रेनू भी वहीं बैठ गई। सत्येंद्र बोला, जी सर। रागिनी ना तो कभी शीना से मिली थी, ना कभी उसके बारे में पहले से कुछ जाना था। बस कल ही वो पहली बार मिली थी उससे। ओह, फिर पहली बार मिलते ही शीना जी कहाँ लापता हो गई यूँ कि कोई खबर ही नहीं मिल रही उनकी? जी वो हमें क्या पता सर, रजत और सत्येंद्र बोल पड़े। हम तो बस सुबह ही मिले थे घर में, फिर वो कहाँ गई क्या पता। ओह, फिर तुम्हारे घर के बाद जो मोड़ है वहाँ ऑफिस के गेट पर सीसीटीवी लगा है। हमने कल रात ही उसके फुटेज देख लिए, पुलिस ऑफिसर ने कहा। पर हमें शीना जी सिर्फ यहाँ आते हुए ही नज़र आई, जाते हुए नहीं। हाँ अलबत्ता, आप लोग कई बार आते जाते नजर आए। जी वो। सत्येंद्र की बोलती बंद हो गई। सीसीटीवी का तो उसने विचार ही नहीं किया था। पुलिस ऑफिसर ने कांस्टेबलों को घर की हर चीज़ जांचने परखने को कहा और सत्येंद्र से पूछा, तो क्या आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि कहाँ गई होंगी शीना जी? सत्येंद्र कुछ बोल पाता उससे पहले ही पुलिसकर्मियों को ड्रॉअर से ब्लैकमेलर के भेजे पिक्चर्स मिल गए, जिन्हें हड़बड़ाहट में सत्येंद्र ने कल रात ड्रॉअर में डालकर बंद कर दिया था। जैसे ही ऑफिसर ने वो पिक्चर्स देखे, उसकी आंखें फैल गई। ओह, ये तो गजब की पिक्चर निकली। क्या है ये सत्येंद्र साहब? आप तो सब इस फिल्म के कलाकार निकले। अब कृपया बताएंगे कि क्या मजबूरी आ पड़ी थी जो शीना जी को यूं ठिकाने लगाना पड़ा आप सबको? रेनू यूं विस्फारित नैनों से सब देख रही थी, जैसे उसे अपनी नज़रों पर यकीन ना हो रहा हो। रजत और यश एकदम घबराए हुए से लग रहे थे। सत्येंद्र बोला, सच हमें बिल्कुल नहीं पता कि शीना को क्या हुआ था। बस हमारी गलती ये रही कि हमने डर के मारे पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। पर पता नहीं कैसे किसी दूसरे को पता चल गया और वो हमें ब्लैकमेल की धमकी देने लगा। ऑफिसर ने घूरते हुए कहा। और पुलिस के पास आने की नहीं सोची तब भी? वाह कमाल है। जी हमने सोचा तो था, पर फिर डर गए कि हम भी ना फंस जाएं कहीं। अगर आ जाते तब तो आज रागिनी जी जीवित होती, ऑफिसर जोर देते हुए बोला। हमने एक ही रात में सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से 99% पता कर लिया है इस केस के बारे में। बस जो नहीं पता चला वही पूछने आए हैं। क्यों रेनू जी, सही कहा ना? क्या मैं क्या कहूँ सर, मैं तो खुद भी अभी सुन रही हूँ ये सब। रेनू बोली। जी सुन तो रही हैं, अब ज़रा जल्दी से सुना भी दीजिए हमें। हम पुलिस वाले हैं, कहीं सब्र का बांध टूट गया तो। वैसे आपके उस चहेते ने सब उगल दिया है, अब आपकी बारी, ऑफिसर ने कड़ी निगाह डालते हुए कहा। यश ने एतराज़ जताया, आप इस तरह बात नहीं कर सकते मेरी वाइफ से, वो भी एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है। ओह, तब तो फिर 3rd डिग्री टॉर्चर के बारे में अच्छे से जानती होंगी आप। कहिए क्या इरादा है अब? ऑफिसर एकदम उठ खड़ा हुआ। अब रेनू एकदम चेहरा छिपाकर रो पड़ी, फिर सिसकियों के बीच बताने लगी। हाँ, शीना की मौत जिस जहर से हुई, वो जहर मैंने ही डलवाया था पिज़्ज़ा के एक बड़े मशरूम पर। पिज़्ज़ा शॉप वाले को मैंने पहले ही बोल रखा था कि यश जब भी पिज़्ज़ा लेने आए तो वो उसके मशरूम पर जहर डाल दे। मैं तो कभी पिज़्ज़ा खाती नहीं हूँ और यश की मौत को अचानक हुआ एक हादसा बता देती। पर हुआ ये कि जहरीला पिज़्ज़ा लिए यश अपने घर ना आकर सत्येंद्र के घर चला गया और यहीं सब गड़बड़ हो गई। ऑफिसर बोला। हाँ, रेनू रहते हुए बोली। वो जहर वाला मशरूम शीना ने खा लिया। जैसे ही मुझे पता चला कि सत्येंद्र के घर आया है यश, मैं तुरंत यहाँ आई और बाहर खिड़की के पर्दे में छुपकर देखने लगी। यहीं से मैंने वो शीना के सोफे पर गिरे हुए पिक्चर्स लिए। फिर इनकी बातें सुनी कि ये कहाँ जा रहे हैं शीना की बॉडी लेकर। मैंने तुरंत वरुण को इन्फॉर्म किया और सब बताया। फिर आगे उसी ने वहाँ से बॉडी शीना का बैग गायब किया और फिर बाद में बॉडी फिर घर पर लाकर डाल दी। हमने सोचा हम जितना हो सकेगा इनसे पैसे ऐंठ लेंगे। पर वरुण को तुम कैसे? यश की बात बीच में ही काट कर ऑफिसर बोला।
वरुण इनका कॉलेज टाइम से आशिक है और कुछ महीनों से ये दोनों फिर कंटिन्यू कर रहे थे अपनी लव स्टोरी। रेनू सर झुकाए मौन खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, यश को मारने की तभी सोची थी बात, पर मर गई शीना। खैर, वरुण ने बार बार इन्हें कॉल कर और यहाँ आकर खूब डरा दिया था। बस अब इंतज़ार था तो 11 लाख मिलने का। फिर नेक्स्ट रकम हम 21 लाख मांगने वाले थे। पर मेरी रागिनी को क्यों मारा तुमने? सत्येंद्र गुस्से और दुख से बोल रोने लगा। वो वरुण की गलती से। रागिनी तुम लोगों के खाड़ी पर जाने के बाद जब मेरे घर की ओर जा रही थी तो उसने मेरे और वरुण की बातें सुन ली। वो हम दोनों को यूं हग करते देखते हुए चौंक गई। उसने तुरंत मुझे कॉल कर घर बुलाया और धमकी देने लगी। किसी तरह वरुण ने उसे राजी कर लिया कि वो शीना के फ्लैट पर चले और सब सबूत ले ले। मैं भी उसके पैर पकड़कर बोलने लगी कि एक बार वो माफ़ कर दे मुझे। फिर तभी यश ने मुझे बुलाया और मैं उसके साथ घर चली गई और फिर प्रोग्राम में। इसी बीच कब रागिनी ने वरुण की आंखें बचाकर वो लेटर लिख रिमोट के नीचे रख दिया, पता ही नहीं चला। हमने सोचा था कि रागिनी को मारकर बंद फ्लैट में रख देंगे, फिर मौका देख रात में चुपचाप खाड़ी में जाकर फेंक देंगे, पर उस लेटर ने सब गड़बड़ कर दी। लेटर पढ़ते ही सत्येंद्र और रजत तुरंत शीना के फ्लैट पर आने को तैयार हो गए और फिर रागिनी की लाश देखते ही हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस आ गई और फिर सब प्लान पर पानी फिर गया। सबके सब हैरत और दुख से यूं घूरे जा रहे थे रेनू को, मानो यकीन करना मुश्किल हो, पर सच तो सच था। जल्दी ही पुलिस रेनू, सत्येंद्र, यश और रजत को लेकर रवाना हो गई। आखिर अपराध छुपाकर गुनाह तो तीनों मित्रों ने भी किया था और रेनू वरुण, उन्हें तो अब शायद बाकी जीवन सलाखों के पीछे ही बिताना था। सत्येंद्र बार बार कोस रहा था अपने आप को, काश वो शीना को उस दिन अपने घर ना बुलाता तो शायद आज रागिनी जीवित होती। पर अब तो बस अनहोनी हो चुकी थी जिसे बदलना नामुमकिन था। मुमकिन था तो बस अपने किए पर पछताना।